हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12th क्लास केमिस्ट्री का हम 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहेगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेगा। और यह सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आप अच्छे तरह से इसे याद करते चलिएगा। और दोस्तों, यह मेरा केमिस्ट्री का तीसरा वीडियो है। अगर आप शुरू का 2 वीडियो नहीं देखें तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों, जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसका आंसर आप कॉपी में आपको उस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट करते चलिएगा, ठीक है। और जिसका आंसर आपको पता होगा दोस्तों, उसका आंसर आप कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट आज के वीडियो हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है। ए ऑप्शन में दे रहा है कि राल्ट के नियम को पालन नहीं करता है, बी में दे रहा है राल्ट के नियम को पालन करता है, सी में दे रहा है ए और बी दोनों, और डी में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आदर्श विलयन का जो गुण होता है वह राल्ट के नियम को पालन करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राल्ट के नियम को पालन करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है दूसरा में कह रहा है कि सिनेवार कहा जाता है। ए ऑप्शन में दे रहा है HGS को, बी में दे रहा है PVS को, और सी में दे रहा है ZNS को, डी में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सिनेवार अयस्क जो होता है दोस्तों पारा का अयस्क है, ठीक है, पारा का। तो दोस्तों, पारा का जो अयस्क होता है वह HGS को कहा जाता है, ठीक है। HGS को जो है सिनेवार कहा जाता है, ठीक है। HGS जो है सिनेवार को कहा जाता है, ठीक है। यानी सिनेवार जो है HGS को कहा जाता है, और यह जो है पारा का अयस्क है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया, ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और दोस्तों, यहाँ पे PVS जो है यह गलेना है, ठीक है, गलेना। आप याद रखिएगा, इसे जो है गलेना कहा जाता है, जो कि लेड का अयस्क है, ठीक है, लेड का यानी सीसा का अयस्क है, ठीक है। यह जो है लेड का अयस्क है, आप इसे याद रखिएगा। और दोस्तों, ZNS जो है इसे जो है जिंक ब्लेड कहा जाता है, ठीक है, जो कि जिंक का अयस्क है, इसे भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, हम क्या बताएं, सिनेबार जो है HGS को कहा जाता है, जो कि पारा का अयस्क है, और यह इसे जो है गलेना कहा जाता है, जो कि लेड का अयस्क है, और ZNS जो है जिंक ब्लेड कहा जाता है, इसे जिंक का अयस्क है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है कि कीटोन के क्रियाशील मूलक होता है, यानी कि कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है दोस्तों वह क्या होता है। ए ऑप्शन दे रहा है CO, बी में दे रहा है -CHO, सी में दे रहा है OH, और डी में दे रहा है COOH। तो दोस्तों, कीटोन का पूछा जा रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो इसका जो राइट आंसर होगा CO, ठीक है। CO जो होता है दोस्तों यह कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है, और CHO जो होता है दोस्तों वह एल्डिहाइड का होता है, और OH जो होता है अल्कोहल का होता है, और COOH जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। आप ये सभी भी याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी जरूर पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। आपको क्या बताएं, कीटोन का जो हो गया CO हो गया, CHO एल्डिहाइड का, OH हो गया अल्कोहल का, और COOH हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन चौथा नंबर पे। चौथा नंबर में कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो है दोस्तों तैयार किया जाता है संपर्क विधि द्वारा, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, हेबर विधि द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल जो तैयार किया जाता है वह ओस्टवाल्ड विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, ओस्टवाल्ड विधि, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है दोस्तों, आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। दोस्तों, संपर्क विधि यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है दोस्तों H2SO4 इससे तैयार किया जाता है, ठीक है। क्या H2SO4 का जो प्रिपरेशन किया जाता है वह संपर्क विधि से किया जाता है, आप इसे याद रखिएगा। और दोस्तों, अमोनिया का प्रिपरेशन जो है हेबर विधि से किया जाता है, ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अमोनिया का जो प्रिपरेशन होता है दोस्तों वह हेबर विधि से, नाइट्रिक अम्ल का प्रिपरेशन जो होता है ओस्टवाल्ड विधि से, और संपर्क विधि से जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो इसे आप सभी को याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि अमोनिया का प्रिपरेशन किस विधि से किया जाता है, तो आप याद रखिएगा हेबर विधि, ठीक है। इसी तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पाँचवा में कह रहा है कि अर्ध परागम्य झिल्ली से प्रसरण क्रिया में निकल पाते हैं। ए ऑप्शन रहा है विलेय के अणु, बी में दे रहा है विलायक के अणु, सी में दे रहा है जटिल आयन, और डी में दे रहा है सरल आयन। तो दोस्तों, अर्ध परागम्य झिल्ली से प्रसरण क्रिया द्वारा जो है विलायक के अणु निकल जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, विलायक के अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा में कह रहा है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि ये ऑप्शन में दे रहा है वहाँ ताप कम है, बी में दे रहा है वहाँ हवा ज़्यादा है,
सी में दे रहा है वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है, और डी में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहाड़ों पर जल का क्वथनांक जो है कम जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो वायुमंडलीय प्रेशर रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दोस्तों, वहाँ कम रहता है, इसलिए पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसी वजह से पहाड़ों पर खाना पकता देरी से है, ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर 7 में कह रहा है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है, धनात्मक इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, उदासीन इलेक्ट्रोड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वह ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर में कह रहा है कि फैराडे का वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम संबंधित है। ए ऑप्शन में दे रहा है धनायन के परमाणु संख्या में, बी में दे रहा है ऋणात्मक के परमाणु संख्या में, सी में दे रहा है वैद्युत अपघटन के समतुल्य भार से, और डी में दे रहा है धनायन के वेग से। तो दोस्तों फैराडे का जो वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम है, यह वैद्युत अपघटन के समतुल्य भार से संबंधित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वैद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। अगला क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि इस आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है। ए ऑप्शन दे रहा है सोडियम, बी में दे रहा है सल्फर, और सी में दे रहा है लोहा, डी में दे रहा है हाइड्रोजन। तो दोस्तों ग्रुप 16 में जो है ऑक्सीजन के अलावा सल्फर पाया जाता है, ठीक है, सल्फर तत्व पाया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, सल्फर। अगला क्वेश्चन मेरा 10 नंबर 10 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। तो दोस्तों सबसे प्रबल लिविस अम्ल जो है दोस्तों BI3 है, ठीक है, BI3, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 11 नंबर 11 में कह रहा है कि रवादार ठोस यानी क्रिस्टलीन सॉलिड है। ए ऑप्शन दे रहा है कांच, बी में दे रहा है रबर, सी में दे रहा है हीरा, और डी में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रवादार जो ठोस है वह है हीरा, ठीक है, आपको याद रखना है हीरा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, हीरा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है। दोस्तों कौन हाइड्रोजन जो है प्रबलतम ऑक्सीकारक है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो दोस्तों फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे फ्लोरीन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है कि ग्लिसरॉल है एक प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। तो दोस्तों ग्लिसरॉल जो है एक ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। तो दोस्तों परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, ए ऑप्शन दे रहा है परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या के, बी में दे रहा है परमाणु के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के, और सी में दे रहा है परमाणु के न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों परमाणु द्रव्यमान को ए से डिनोट करते हैं, और यह जो बराबर होता है दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या का दोनों का सम के बराबर होता है, ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा। जो एटॉमिक मास जो होता है दोस्तों वह न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या का दोनों का योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमें दे रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर 15 में कह रहा है दोस्तों लास्ट तक जरूर बने रहेगा दोस्तों, और इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निकेल का आपको इतना में जो है ऑक्सीकरण अवस्था होती है, यानी निकेल का आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है कितना में क्या होगा। तो दोस्तों आपको ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए आपको निकालने का तरीका बता देते हैं दोस्तों। NiCO होल 4 का आपको निकालना है, इसमें जो है आपको निकेल का निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों जिसका आपको निकालना रहेगा वहाँ पे आप x मान लीजिएगा, ठीक है, x मान लिए प्लस हो गया। और दोस्तों आपको एक बात याद रखना है कि जो भी कंपाउंड रहता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में जो भी कंपाउंड रहता है तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दोस्तों वह 0 होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। और दोस्तों CO जो है यह कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों यह एक कंपाउंड हो गया जिसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वह 0 होगा, ठीक है, 0 होगा और गुने 4 और बराबर जो होता है यह 0 के होता है, क्योंकि यह भी एक पूरा कंपाउंड है। तो दोस्तों यहाँ पे x बराबर आपको क्या निकल कर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही मेरा इसका निकेल का जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया 0। अगला क्वेश्चन मेरा 16 नंबर कह रहे कि निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है, यानी प्रथम फर्स्ट लाइन का जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इनमें कौन नहीं है। पहला ऑप्शन रहा है आयरन, बी में रहा है क्रोमियम,
और सी में दे रहा है मैग्नीशियम और डी में दे रहा है निकेल। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैग्नीशियम है यह जो है प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है, यानी प्रथम फर्स्ट लाइन का ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम। यह जो है अल्कलीन अर्थ मेटल में आता है दोस्तों, आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर 17 में कह रहा है कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है। काफ़ी इजी प्रश्न है दोस्तों। बेंजीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है, C6H6 होता है, ठीक है, C6H6 होता है। तो कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर कह रहे कि हीलियम का मुख्य स्रोत है। हीलियम का जो मुख्य स्रोत है दोस्तों वह क्या है, हवा है, रेडियम, ये यहाँ पे रेडियम होगा दोस्तों, और सी में दे रहा है मोनोजाइट और डी में दे रहा है जल। तो दोस्तों हीलियम का जो मुख्य स्रोत है वह मोनोजाइट है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है मोनोजाइट है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर 19 में कह रहा है कि निम्न में से हरा थोथा कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। हरा थोथा जो है दोस्तों उसे किसे कहा जाता है, तो FeSO4 इंटू 7H2O को कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है FeSO4 इंटू 7H2O। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, लास्ट तक जरूर बने रहेगा दोस्तों, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा। जो प्रश्न आपको याद नहीं है तो उसे आप कॉपी में नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर में कह रहा है कि मालाकाइट अयस्क है। ए ऑप्शन दे रहा है लोहे के, बी में दे रहा है सिल्वर के, सी में दे रहा है जिंक के और डी में दे रहा है कॉपर के। दोस्तों मालाकाइट जो अयस्क होता है वह कॉपर के होता है, आपको याद रखना है, मालाकाइट अयस्क जो है कॉपर का होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर 21 में कह रहा है कि अल्युमिनियम का अयस्क है। ए ऑप्शन दे रहा है हेमेटाइट, बी में दे रहा है डोलोमाइट, सी में दे रहा है बॉक्साइट और डी में इनमें से कोई नहीं। तो अल्युमिनियम का अयस्क जो है दोस्तों वह बॉक्साइड है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है बॉक्साइड। अगला क्वेश्चन मेरा है 22 नंबर 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन दे रहा है सभी खनिज अयस्क होते हैं, बी में दे रहा है सभी अयस्क खनिज होते हैं, सी में दे रहा है दोनों सही है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे कथन कौन सही है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है कथन बी है, जो सभी अयस्क जो होते हैं खनिज होते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है सभी अयस्क जो होते हैं दोस्तों एक खनिज होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सभी अयस्क होते हैं जो खनिज होते हैं। सभी खनिज को आप अयस्क नहीं कह सकते हैं, लेकिन सभी अयस्क को हम खनिज कह सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और दोस्तों यह मेरा केमिस्ट्री का 3rd वीडियो है। अगर आप शुरू का 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से उसे देख लीजिएगा दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि उसमें भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कराया गया है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उन्हें भी यह इंपॉर्टेंट प्रश्न को याद कर सके, ठीक है। और अगला क्वेश्चन 23 नंबर का है सल्फाइड अयस्क के सांद्रण का विधि है। तो दोस्तों सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि है। ए ऑप्शन है भर्जन, बी में दे रहा है फेन पलवन विधि, सी में दे रहा है बेसमीकरण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सल्फाइड अयस्क का सांद्रण का जो विधि है वह फेन पलवन विधि है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया फेन पलवन विधि। अगला क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे कौन सा अधातु जो है वह लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ये ऑप्शन दे रहा है ब्रोमीन, बी में दे रहा है पारा, सी में दे रहा है सोडियम, डी में दे रहा है चांदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है दोस्तों वह साधारण टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर, क्योंकि सॉरी ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे अधातु पूछा जा रहा है, अधातु पूछा जा रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर धातु पूछा जाता है दोस्तों तो यहाँ पे पारा आंसर होता है, ठीक है। इससे भी आप याद रखिएगा कौन सा अधातु जो है साधारण तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है तो वह पारा, लेकिन यहाँ पे अधातु पूछा जा रहा है इसलिए ब्रोमीन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर 25 में कर रहा है कि निम्न में कौन अवरोधक यानी इंसुलेटर है। तो दोस्तों अवरोधक यानी कि जिसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ऑप्शन है ग्रेफाइट, बी में दे रहा है एल्युमिनियम, सी में दे रहा है लकड़ी और डी में दे रहा है चांदी। तो दोस्तों लकड़ी जो है एक इंसुलेटर है, अवरोधक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है लकड़ी। बाकी ग्रेफाइट हो गया, एल्युमिनियम हो गया, चांदी हो गया, यह सभी जो है कंडक्टर है, गुड, ठीक है। और दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर जो होता है चांदी, सबसे अच्छा विद्युत सुचालक जो होता है वह चांदी होता है, आप इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर 26 में कह रहा है कि इथेन में कार्बन का संकरण है। इथेन में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है दोस्तों वह क्या होता है, तो इथेन का जो मेरा फार्मूला होता है वह क्या होता है, C2H6 होता है, ठीक है, C2H6 होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं दोस्तों तो क्या होता है सी इसका स्ट्रक्चर जो है दोस्तों इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें इथेन में जो कार्बन, यहाँ पे जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 बॉन्ड इसका बन रहा है, तो इसलिए sp यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया sp3, ठीक है, क्योंकि 4 बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर 27 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है। ए ऑप्शन है जिंक प्लेट,
बी में दे रहा है कैलामाइन, सी में दे रहा है जिंकाइट और डी में बॉक्साइट। तो दोस्तों आपको हम पीछे बताएं कि बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है, आपको याद रखना है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर 28 में करेंगे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। वह अपने खनिज जो धातु का निष्कर्षण होता है उसे कहा जाता है गैंग कहते हैं, स्लैग कहते हैं, अयस्क कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उसे अयस्क कहते हैं, मैंने जो खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे अयस्क कहा जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया अयस्क। दोस्तों अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। अगला क्वेश्चन मेरा 29 नंबर 29 में कर रहा है कि वात्य भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। ये ऑप्शन दे रहा है आयरन का ऑक्साइड, बी में दे रहा है कॉपर का ऑक्साइड, सी में दे रहा है सोडियम ऑक्साइड और डी में जिंक ऑक्साइड। तो वात्य भट्टी में जो है आयरन का ऑक्साइड का अपचयन होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है आयरन के ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का मान होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयु का जो मान होता है दोस्तों वह क्या होता है 0.693/K होता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है 0.693/K। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मेरा 31 नंबर 31 में कह रहा है कि उजला और पीला फास्फोरस है। ए ऑप्शन रहा है समस्थानिक, समभारिक, सी में रहा है अपरूप और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो दोस्तों फाइनली हम इस वीडियो में हम 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उससे आप कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए इसी तरह से मेहनत करते रहिए, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।